हेलो एवरीवन। बेटा आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं संस्कृति। ये इस किताब का आखिरी पाठ है। इसके बाद हम लोग कृतिका शुरू करेंगे। संस्कृति के लेखक है भदंत आनंद कौशल्यायन। ठीक है। अब लेखक ने इस पाठ में क्या समझाने की कोशिश की है कि संस्कृति है क्या। जब भी हम किसी से पूछते हैं संस्कृति के बारे में तो हम इंग्लिश में उसका अनुवाद कर देते हैं, बट सही सही उसका अर्थ नहीं बता पाते। ठीक है। तो इस पाठ में लेखक ने हमें बताने की कोशिश की है कि संस्कृति है क्या वास्तव में। देखिए, पहला उदाहरण इन्होंने दिया है। उन्होंने पहले तो हमें ये कहा है कि कल्पना करिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात्कार नहीं हुआ था। नहीं जानते थे हम कि आग क्या चीज़ है, लेकिन आज हर कोई आग के बारे में जानता है। कैसे जलाते हैं, कैसे गैस जलाते हैं, कैसे ठंड से बचने के लिए हम आग का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। या फिर हम ये भी सोच सकते हैं कि जब मनुष्य सुई धागे से परिचित नहीं था तो कैसे उसके दिमाग में पहल ये बात आई होगी कि एक लोहे के टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर उस छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़ा जा सकता है। वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। असली आविष्कारक वही है। ठीक है। देखिए, आज हम डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं, एक से एक ड्रेसेस पहनते हैं। ठीक है। लेकिन पहले तो इंसान को यही नहीं पता था कपड़े कैसे जोड़े जाते हैं, कैसे सिले जाते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल सबसे पहले लेखक ने दिए और इन एग्जाम्पल्स के द्वारा इन उदाहरणों के द्वारा लेखक हमें ये समझाना चाहता है कि किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार करने की शक्ति या सुई धागे का आविष्कार करने की शक्ति, और दूसरी चीज़ है उस शक्ति से जो आविष्कार हुआ आग और सुई धागे का। ठीक है। तो जिस योग्यता और प्रेरणा के बल पर आग और सुई धागे का आविष्कार हुआ वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। और उस संस्कृति द्वारा जिस चीज़ का आविष्कार हुआ यानी आग और सुई धागा, वो है सभ्यता। समझ में आया भाई। जिस प्रेरणा के बल पर या किसी आवश्यकता के बल पर, आवश्यकता क्यों महसूस हुई होगी भाई, आग की खोज क्यों की गई होगी, वो इसलिए की होगी क्योंकि पहले मनुष्य कच्चा मांस खाता था, कच्चा भोजन खाता था। उसने अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए आग का आविष्कार किया होगा, या फिर जानवरों से सुरक्षा के लिए उसने जंगल में आग का आविष्कार किया होगा, या फिर ऐसा हो सकता है सर्दी से बचने के लिए उसने आग का आविष्कार किया होगा। तो उसकी कोई ना कोई योग्यता या प्रेरणा जरूर रही होगी। ठीक है। ऐसे ही कपड़ों का आविष्कार हो सकता है वो सुंदर दिखना चाहता हो सकता है वो ठंडे और गर्म मौसम से बचना चाहता हो, शीतोष्ण से बचना चाहता हो, तो इस कारण उसने सुई धागे का आविष्कार किया हो। तो ये जो प्रेरणा है, ये जो आवश्यकता है, ये जो योग्यता है जिसने उसको सुई धागे का आविष्कार और आग का आविष्कार करने की प्रेरणा दी, वो कहलाई संस्कृति। और जिस चीज़ का आविष्कार हुआ आग और सुई धागा, वो कहलाई सभ्यता। और जिसने आविष्कार किया वो कहलाया संस्कृत व्यक्ति। और जिसने उसका प्रयोग किया, जैसे कि हम भी आग का प्रयोग कर रहे हैं, हम भी सुई धागे का प्रयोग कर रहे हैं, हम कहलाए सभ्य व्यक्ति। जिसने उस सभ्यता का यानी सुई धागे उस आग का प्रयोग किया और कर रहे हैं, हम हैं सभ्य। और जिसने उसका निर्माण किया वो कहलाया संस्कृत व्यक्ति। ठीक है। क्लियर हुआ। वास्तविक संस्कृत व्यक्ति, देखिए संस्कृति और सभ्यता में मैंने अंतर बताया आपको। अब वास्तविक वास्तविक संस्कृत व्यक्ति क्या होता है उसको एक इस एग्जाम्पल से भी समझिए। मान लीजिए भौतिक विज्ञान के न्यूटन की बात करते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। ठीक है। तो सबसे पहले उसने आविष्कार किया उस सिद्धांत का, तो वो क्या कहलाया, संस्कृत व्यक्ति। और आज के युग में भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन साथ के साथ उसमें और बातें भी ज्ञान की अगर वो जोड़ता है, वो संस्कृत व्यक्ति नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सभ्य व्यक्ति। वो संस्कृत नहीं कहला सकता। संस्कृत व्यक्ति वह होगा जिसने सबसे पहले उस चीज़ की खोज की, उसको तैयार किया। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर देखिए, दूसरा उदाहरण एवं प्रथम पुरुषकर्ता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। दूसरा उदाहरण लेखक ने कहा कि कुछ व्यक्तियों ने या किसी मानव ने पेट की आग बुझाने के लिए और तन ढकने के लिए सुई धागे और आग का आविष्कार किया। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका पेट भरा हुआ है और तन भी ढका हुआ है, लेकिन फिर भी वह, कल्पना करिए इस चीज़ की कि एक आदमी का पेट भरा हुआ है, तन ढका हुआ है, लेकिन वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ या जागा हुआ है, सो नहीं पा रहा है, जगमगाते तारों को देखता है और उसको केवल इसी बात पर नींद नहीं आती कि यह मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी है, लेकिन उसके बाद भी जब मानव निठल्ला नहीं बैठ सकता, अर्थात लगातार ज्ञान की प्यास जिस व्यक्ति को हो, लगातार जानना चाहता हो, वो भी संस्कृत व्यक्ति होता है। ऐसे आविष्कारक को, ऐसे व्यक्ति को लेखक ने प्रथम पुरुषकर्ता कहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लेखक ने किसे प्रथम पुरुषकर्ता कहा है। आप चैप्टर पढ़ते हो तो आपको लगता है कि मैम ने ये बताया है भाई सबसे पहले आग की और सुई धागे की खोज किसने की, तो आप प्रथम उसको समझ लेते हो। नहीं, प्रथम पुरुषकर्ता वो है जिसका तन ढका है, पेट भरा है, उसके बाद भी वो ज्ञान की खोज में लगातार लगा रहता है और वो ज्ञान की प्यास उसको सोने नहीं देती। वो लगातार तारों भरे आकाश को देखकर ये सोचता है आखिर ये मोतियों भरा थाल कहाँ से आया। ठीक है, ये तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं। उसके बाद तीसरा जो इन्होंने उदाहरण दिया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मानव कल्याण करने वाला व्यक्ति भी संस्कृत व्यक्ति होता है। मानव कल्याण करने वाला, जैसे जो माता पिता होते हैं जो अपने भूखे बच्चे के पेट में खाना पहुंचाने के लिए अपने मुंह का कोर भी उसके मुंह में डाल देते हैं, या फिर ऐसी माँ जो सारी रात जागती है सिर्फ किस लिए? अपने रोगी बच्चे की देखभाल के लिए। या फिर रूस का भाग्य विधाता किसे कहा गया है? लेनिन को, जो अपनी डेस्क में डबल रोटी के सूखे टुकड़े रखता था। उसे भूख लगती लेकिन वह खुद न खाकर दूसरों को खिला देता था। यहाँ भी मानव कल्याण की बात हुई है। फिर उसके बाद ऐसे व्यक्ति का भी एग्जाम्पल दिया है कार्ल मार्क्स, जो ऐसा व्यक्ति था जिसने हमेशा मजदूरों के बारे में सोचा, मजदूरों के कल्याण करने के बारे में सोचा, जो स्वयं दुख में उसने अपना जीवन बिता दिया लेकिन मजदूरों के सुख के बारे में हमेशा सोचता रहा। तीसरा आगे इन्होंने उदाहरण दिया है सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ जो महात्मा बुद्ध कहलाए, जिनके पास सब कुछ था, 2500 वर्ष पूर्व उन्होंने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह वह मानवता को सुखी देख सके। मानव कल्याण के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया। तो हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है, और आग का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है, और जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी संस्कृति है, और जो योग्यता किसी मानव से दूसरों के कल्याण के लिए सर्वस्व त्याग करा देती है वह भी संस्कृति है। 3 तरह की संस्कृति बताई है बेटा। और लेकिन प्रथम पुरस्कर्ता, जिसे पहला पुरस्कार देना चाहेंगे संस्कृति को, वो बताया है वो व्यक्ति जो तारों को देखकर सो नहीं पाता। ठीक है, अब नंबर 6 पर मैंने लिखा है सभ्यता संस्कृति का परिणाम। ये समझ ही गए हो आप, सभ्यता किसका परिणाम है? संस्कृति का। संस्कृति क्या है? कोई व्यक्ति सुई धागे का आविष्कार करने के लिए जो प्रेरणा लेता है, जो आवश्यकता उसको होती है, वो संस्कृति है। और उस आवश्यकता से, उस प्रेरणा से, उस योग्यता से जिस चीज़ का निर्माण होता है वो सभ्यता है। यानी संस्कृति का परिणाम क्या है? सभ्यता।
ठीक है। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे जीवन में, हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन यानी आने जाने के तरीके, सब कुछ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बेटा, संस्कृति असंस्कृति बन जाती है और सभ्यता असभ्यता बन जाती है। कब? जब कोई चीज़ मानव कल्याण के लिए बनाई गई हो। मान लीजिए हथियार है, वो मानव कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए उसने बनाए, लेकिन हम उनका प्रयोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरों को मारने काटने का प्रयोग कर रहे हैं। तो वो अब जो है वो संस्कृति क्या बन गई है? असंस्कृति बन गई है। ठीक है। और वो सभ्यता, जो हथियार है वो सभ्यता, वो क्या बन गया है? असभ्यता। तो कुल मिलाकर ये बात है कि जो संस्कृति, जो आविष्कार मानव जाति का कल्याण करती हो वो संस्कृति है। ठीक है। जो मानव जाति का अहित करती हो वो असंस्कृति है। और जो चीज़ संस्कृति से निर्मित हुई है, अगर वो मानव कल्याण का काम नहीं करती तो वो सभ्यता असभ्यता बन जाती है। ओके। तो ये छोटा सा हमारा चैप्टर था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है। तो बोर्ड में बहुत अच्छा करके आइएगा। नाउ थैंक यू वेरी मच।